आज हम साथ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की टाइटल हामिद ब्याशानी ने चीमा जी की लाइव इंसल्ट कर दी। अच्छा जी, क्या इंसल्ट की है देखते हैं दोस्तों, ये वीडियो की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है कमर चीमा जी का। टाइटल है भशानी टेल्स व्हाई इंडिया चाइना रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बट इंडिया डज नॉट वांट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद पाक। अच्छा जी, तो जी हाँ, ये बात सही है। भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, जो तनातनी चल रही थी पिछले 4 साल से, वो रिजॉल्व हो गई है। पहले भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्री ने इस बात का ऐलान किया और उसके बाद पाकिस्तान कह रहा हूं, चाइना की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जी हाँ, हमने रिजॉल्व कर लिया है, हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब 4 साल बाद ये चाइना को समझ में आया, जब उसकी फटने लगी तब समझ में आया कि यार ये तो गलती कर दी है, भैया आप जल्दी सुधारो। तो धीरे धीरे करके, आपको याद होगा मैं कई पिछले 1-2 महीनों से मैं ये बात बोल रहा था कि जो चाइना के एम्बेसडर हैं भारत में, उनके ट्वीट्स जाकर आप चेक करो पिछले 3-4 महीने के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना की तरफ से क्या मैसेज दिया जा रहा है भारत को। भारत की तारीफें, भारत से रिलेटेड वो इन्फोग्राफिक्स, वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी जिससे भारतीय देखकर खुश होते कि यार देखो चाइना के लोग तारीफ कर रहे हैं कि भारत इसमें अच्छा कर रहा है, भारत उसमें अच्छा कर रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है। तो ये सारे संकेत थे कि भाई चाइना समझ गया था कि भैया भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है, ये वो नहीं है। हालांकि मैं भी ये जानता हूं कि चाइनीज वक्त के हिसाब से काम करते हैं। अभी उनको लगता है कि कमज़ोर हैं तो अभी ज़रा पीछे हट जाओ, बाद में फिर जब होगा तो फिर कुछ कर देंगे। तो खैर, हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। 4 साल से हम तैयार थे, 4 साल से हमने किया और अब जाकर ये रिजॉल्व हुआ है। तो चलिए देखते हैं भाई, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो लग रहा था कि भाई लड़ाई होगी और चाइना से लड़ाई होगी और चाइना ने तो लद्दाख कब्जा लिया है, चाइना ने तो ये कर दिया है, चाइना ने तो वो कर दिया है। और सारी बातें जो हैं वो निपट गई, क्योंकि जो भारत की डिमांड थी मेन कि 2020 से पहले वाली जो स्थिति थी भारत और चाइना की LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां जहां उनकी पेट्रोलिंग होती थी, जहां जहां दोनों सेनाओं की, सिर्फ एक की नहीं, जो दोनों सेनाएं साल 2020 से पहले कर रही थी, उसी पोजीशन पर जाना होगा। और आखिरकार 4 साल बाद चाइना को करना पड़ा है। तो चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। बशानी साहब, आज 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपके साथ बात करनी है। पहली बात तो ये है कि इंडिया और चाइना के दरमियान आपको पता है 2020 में ब्रिज साहब एक स्टैंड ऑफ हुआ और हमने ये देखा है कि आज भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि दोनों मुल्क जो हैं वो इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगे और हम 2020 से की जो सिचुएशन थी उससे प्री जो सिचुएशन थी उस पे हम जाके एक पेट्रोलिंग करेंगे और दोनों मुल्क अब मिलिट्री डायलॉग भी हुआ और डिप्लोमेटिक डायलॉग भी हुआ। लेकिन मेरे सब एक सेंट्रल क्वेश्चन ये है, आज सुबह से जब ये चीजें मुझे यार एक बात मेरे दिमाग में भी आई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाना चाहता है चाइना और भारत ने कहा कि देखो हम विरोध नहीं करेंगे अगर ये जल्दी से तुम पीछे नहीं हटे तो। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि अगर पाकिस्तान को चाइना लाना चाहता है और भारत ने देखा कि ये अच्छा मौका है, इस बहाने चाइना को लपेटो, तो चाइना से उसने कहा होगा। देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग से ठीक पहले, टाइमिंग आप गौर करिए, ब्रिक्स की मीटिंग से ठीक पहले, एक दिन पहले ही ऐलान हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, अंदर खाने में क्या बातचीत होगी, आई डोंट नो, कि पाकिस्तान को की एवज में भारत ने कहा कि तुम पहले पीछे करो तब हम पाकिस्तान को घुसने देंगे ब्रिक्स में और हम विरोध नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है? हो सकता है भारत कहीं से भी फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान को पता भी नहीं लगा और पाकिस्तान के नाम पर खेलकर भारत ने कहा कि भैया तुम पहले अपनी सेना पीछे करो, फिर हम अपनी सेना पीछे करेंगे और ये तब ये जब हो जाएगा तभी पाकिस्तान के लिए राहें आसान होंगी ब्रिक्स में घुसने की, तभी बॉर्डर ब्रिक्स के खुलेंगे पाकिस्तान की एंट्री के लिए। हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसे ही दिमाग में है। मुझे पता चल रही है तो मैं इस पर थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि व्हाई इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट जब पाकिस्तान की बात आती है
तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात हो रही है. सो विद द चाइनीज दे आर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, विद द पाकिस्तान दे आर मैनेजिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट. वो कश्मीर का हो सकता है, सर क्रीक का हो सकता है, वो कोई चीज भी हो, ठीक है. सो इसकी क्या दोनों की आप समझते हैं बड़ी वजूहात क्या है? आप किससे, क्योंकि बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आप इसको क्या समझते हैं कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की तरफ और हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेज की तरफ इंडिया जा रहा है? चीमा साहब, ये सवाल ही गलत है आपका। ये सवाल सरासर गलत है और गलत नैरेटिव बिल्ड करने वाला है। भारत ने कोशिश नहीं की है रिजॉल्व करने की। तो वो लाहौर बस लेकर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो क्या था? ये रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं थी भारत और पाकिस्तान के बीच की प्रॉब्लम्स को, या जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जो पाकिस्तान ने कभी भारत को नहीं दिया MFN का दर्जा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। क्या वो कोशिश नहीं थी रिजॉल्व करने की चीजों को? इनफैक्ट सारी बातें छोड़िए, क्या आपको नहीं पता है कि परवेज मुशर्रफ जब करगिल वॉर के बाद आए थे, जब आगरा समिट हुआ यहां पर, क्या हम पोजीशन पर नहीं पहुंचने वाले थे कश्मीर विवाद को लेकर? क्या उसे होने दिया गया? हमने ही कोशिश करी ना। अपनी नाकामियों का ठीकरा, अपनी चालों का ठीकरा भारत के ऊपर आप लोग फोड़ना बंद करिए। रिजॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश की है हम लोगों ने। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। आप नहीं करना चाहते, आपकी फौज नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व हो गया, आपकी फौज का दाना पानी बंद हो जाएगा, आपकी फौज का बजट 50% कट जाएगा, और यह फौज कभी होने नहीं देगी। वो भारत का डर दिखाकर कश्मीर की लड़ाई की बात करके वो हमेशा फंड्स बढ़वाते रहेगी, अपना बजट बढ़वाती रहेगी। तो आप अपनी बात करिए ना। आप हमारे ऊपर कैसे आरोप लगा देते हैं कि भारत नहीं चाहता रिजॉल्व करना? आप सबूत तो दें कि भारत रिजॉल्व करना नहीं चाहता। मैंने तो सबूत दिया कि रिजॉल्व करना चाहता है, और मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल पड़े हैं। अगर रिजॉल्व नहीं करना चाहता ना, तो भारत कभी इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन नहीं करता, जिसमें 3 नदियां आपकी 3 नदियां हमारी। कभी नहीं करता, अपनी शर्तों पे काम कराता। हमारे खिलाफ ये नैरेटिव बिल्ड मत करिए। हम लोग बैठे हैं इसको काउंटर करने के लिए कि भारत रिजॉल्व नहीं करना चाहता, पाकिस्तान रिजॉल्व नहीं करना चाहता। सर, पाकिस्तान रिजॉल्व नहीं करना चाहता। देखें जी, ये बड़ी क्लियर किस्म की स्टेटेड पॉलिसी है, और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप जानते हैं तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेन करती है अपने आप को। ये 2 टोटली डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, और इसको जो है वो इंडिया जो है, भारत जो है, वो बिल्कुल 2 डिफरेंट नुक्ता नज़र से देख रहा है बगैर किसी इबाम के। पहला तो इसमें जो क्लियर है, देखिए चाइना के साथ एक लिमिटेड एक डोमेन के अंदर उनकी क्लैश है, और मोस्टली वो कंसंट्रेट करती है बॉर्डर्स अफेयर्स के और बॉर्डर के इर्द गिर्द, और उसके साथ जो एक हिस्टोरिकल रूट्स जुड़ी होती हैं, जो किसी भी मूवमेंट को या अनरेस्ट को किसी तरीके से किसी आइडियोलॉजिकल स्कूल के साथ जोड़ती हैं, वो उसके साथ उस तरीके से जुड़ता नहीं। जो आखिरी इन लोगों के दरमियान माजी में इस तरह के क्राइसिस रहे हैं, हुआ वो वियतनाम के हवाले से हुआ हो या तिब्बत के हवाले से, सबसे मेन चीज़ जो एग्ज़ाइल, गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल इन्होंने तस्लीम की, और उसको बाकायदा एक वही शक्ल दी जो आज आपके बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ों की आल दो कि वो स्केल नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, लेकिन उसका आइडिया उसी तरीके से है कि लोग अपने आप को अपने वतन से बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एग्ज़ाइल बना सकते हैं, या अपनी हुकूमतों को अपोज कर सकते हैं, जो भी उसका इंटरनेशनल एक पूरी फ़िलासफ़ी है जिसके इर्द गिर्द घूमता है आपकी गवर्नमेंट्स इन एग्ज़ाइल। तो उससे लेके अगर आप देखें तो वो सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से उसको डिफ्यूज़ किया चाइना के साथ म्यूचुअल डायलॉग के साथ या अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसमें उनका फोकस ये रहा कि जिस खित्ते में कहीं ना कहीं जो है वो अमन को बरकरार रखना ज़रूरी है। उस पर अमल कितना हुआ ये दूसरी बात है, लेकिन फोकस इस चीज़ पे रहा, जिस वजह से ये जो मामला था ये खुद ब खुद
कॉर्नर पे चला गया, उसकी जगह बॉर्डर्स ने टेक ओवर किया, चूँकि वहाँ पे एक हार्ट इशू खड़ा हो गया जो कि बहुत बड़ा स्केल पे नहीं था। मतलब लोग दस्ती लड़ाई जिसको आप कहते हैं, दस्त बदस्त लड़ते थे, असला भी नहीं है। तो ये एक तरह का आप समझ लें कि बहुत ही लोअर ग्रेड का एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसको उन्होंने रिजॉल्व कर दिया, और कर लेना चाहिए था। उसूली तौर पे ये कोई इतना बड़ा ये है नहीं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के पुरअमन-तरीन मुल्कों में भी इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज खड़े हो जाते हैं कभी कभार सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान किसी वजह से, और वो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर देते हैं। रहा सवाल पाकिस्तान के साथ बलोच इशू पे, तो उसके साथ मैंने कहा कि अगर आपने किसी जगह पे 20 ग्रुप हैं और हर ग्रुप अपने आप को सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड और किसी तरीके से एफिलिएटेड समझता है, और वो समझता है कि वो अपने वतन के लोगों की काज की जंगें लड़ रहा है, जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके पीछे ये जो हमायत है ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल जो है उनको एक लम किस्म की जो है वो मदद हासिल है कि हम आपकी हेल्प करते हैं। तो वो सिचुएशन बन जाती है टोटली डिफरेंट, क्योंकि उसमें लोग अपने आप को अपनी धरती के साथ एलियनेटेड फील करते हैं, और अपने अलाइंसेस और अपनी जो उनकी जिस तरह की भी बनती हैं इताद बनते हैं, वो इंटरनेशनली जाके जोड़ते हैं मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन वाली कहानी में जाके। तो ये वहाँ पे चलता है। उस हिसाब से आप देखें जिस इलाके में सबसे ज़्यादा है आपके पसंदीदा आइडियोलॉजिकल बेसिस होंगे, लोग होंगे, प्रॉक्सीज होंगी, इतना ज़्यादा आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे और इतना ज़्यादा आप उसको कंसंट्रेट करेंगे। अदरवाइज पॉलिटिकली जैसे कि आप कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हुआ, पाकिस्तान ने ज़ाहिर है नोइंगली इसको चुना था कि कश्मीर के अंदर जो मल्टीपल पार्टीज़ एक्टिवेट हुई थी 80s में, लेट 70s में, 84 85 में, जिन्होंने वहाँ से शुरू किया था काम, कि उनमें से हमारा एलाइज कौन है। तो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपने एलाइज बदले। ये कोई पहला इनका एलाइज जो है वो पाकिस्तान का वो वहाँ की फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं थी। पहले इनके जो एलाइज थे वो वहाँ की सेकुलर फोर्सेस थी जो इंडिया को दूसरे बुनियादों पे अपोज करती थी। बाद में उन्होंने उसको रिप्लेस करके तो जो मोस्ट ब्रूटल किस्म की मिलिटेंसी है उसको लॉन्च किया, और बिल्कुल एक नई कुव्वत को जो है वो मैदान में ले आए, जिसकी उन्होंने फाइनेंशियल, एथिकल, मॉरल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक जो भी उनको उन्होंने उसकी सपोर्ट की, और उसको ज़ाहिर है एक सतह पे लेके चले गए, जो कि ऑन गोइंग है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ शक्लों में वो बदलता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली अब भी उसको उस तरीके से जो है वो मुखालफत नहीं की। उसकी मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में ख़ताब के दौरान पीस की बात की कि पीस कैसे अचीव किया जा सकता है, और हम नेबर हैं और दुश्मन नहीं हैं, और हमें ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं, ये उस तरफ जाने की तरफ एक इशारा ज़रूर है। लेकिन इस पे मैंने एक कॉलम भी लिखा था कि ये इशारा काफ़ी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हार्टली कंटेस्टेड किस्म का सब्जेक्ट है। इस पे एक बोल्ड किस्म की, दो टोक, बाशगाफ किस्म की एक पॉलिसी चाहिए जो आपके पास है नहीं। अब ये रिफ्लेक्ट होता है बलूचिस्तान पे कि अगर आपके 20 ग्रुप हैं और आपने खुद कहा कि उनको अगर फाइनेंस किया जाता है। अच्छा, मजा आ गया। बात सारी आ गई बलूचिस्तान पर। अब चीमा जी सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं, कैसे बलूचिस्तान पे बात ना करूं, और बाद में एडिट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर बलूचिस्तान की बात एडिट करके इन्होंने निकाल दी होती तो भशानी साहब फिर कभी नहीं आते। तो थैंक यू भशानी साहब कि आप बलूचिस्तान की बात बीच में लेकर आ गए। उनकी हमायत की जाती है, प्रॉक्सीज दिन ब दिन क्रिएट की जाती हैं और उनको मज़ीद आगे फैलाने की कोशिश की जाती है। तो इसका मतलब आपका काज जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो अंदर अभी चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट को आप ज़िंदा रखना चाहते हैं, उसको आप कंक्लूड करना चाहते हैं, किस स्टेज पे करना चाहते हैं, ये हमेशा दो तरफा है। ये एक बार्गेनिंग चिप है जी। इतने बड़े बड़े मुल्क, उनके पास फ़ौजें हैं, कुव्वत है, ताकत है, वसाइल हैं, तो एक छोटी सी आबादी जो है उसको आप इस तरीके से यरगमाल बना के किसी भी सतह पे रख लें, प्रॉक्सी की इस सतह पे या उस सतह पे,
तो अल्टीमेटली डिसीजन तो दोनों तरफ से होता है ना। तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि ये ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है और ये बैक एंड फोर्थ आप देखें, कभी यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो गई तो उसकी आपको रिफ्लेक्शन जम्मू कश्मीर में नज़र आएगी, वहाँ हो गई तो उसका कुछ आपको फ़ौरन एक अजाला या उसका कुछ मदावा आपको बलूचिस्तान में नज़र आएगा। तो सवाल ये पूछने का मुझसे नहीं है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के जो जोगादरी बैठे हुए हैं उनसे पूछने का है कि भाई साहब आपका इंतज़ार किस चीज़ का है। एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना, 75 ईयर्स से आप एक प्रोसेस जो है उसको चलाते आ रहे हैं, जिसको आपने पार्लियामेंट में टेस्ट किया, जिसको आपने अवाम के अंदर भी जो है रेफरेंडम के अलावा कोई हाल नहीं छोड़ा, बल्कि रेफरेंडम तक भी बात पहुंची। आपने हर तरीके से उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको कोई शक्ल दे नहीं सके। तो आपको किस इंतज़ार किस चीज़ का है। और ये देखें, ये महज इत्तेफाक नहीं कि ये जितनी इस तरह के इलाके हैं, आप कुर्दिस्तान से लेके साइप्रस, इवन मोरक्को, कहीं किसी का नाम ले लें जहाँ कोई कुदरती वसाइल हैं, लोग पहाड़ों पे या इस तरह की आइसोलेटेड इलाकों में रहते हैं जहाँ पे इस तरह के कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे दो हुकूमतें बन जाती हैं, एक प्रो हूएवर इज़ देयर, दूसरा उसके खिलाफ हथियार उठा देता है। और उसके एक सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ इन्हीं इलाकों में क्यों होता है, ये आपने कहीं उसी सहराओं में या ऐसी जगहों में क्यों नहीं देखा, बागात में, जहाँ कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो उसका क्या मतलब है कि वो स्टेक होल्डर एन उसी जगह पे बैठे हुए हैं और वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं जो आप दे नहीं रहे। फार्मूला सिंपल है, बजाय इसके कि आप उनका हिस्सा उठा के उनको दें और कहानी ख़त्म करें, आप उसको इतनी लंबी लेके जाते हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्दी बन जाता है। इस पे मेरा तो यही जो है वो टेक है। फिर सब जारी बात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों साइड से ही होती है, कोई एक किसमें नहीं आता। लेकिन आपकी बात सही है कि जो से भी हो, कश्मीरीज तो होस्टेज ही हैं। वो तो उनको तो मुझे तो ऐसे ही नज़र आता है, उन बेचारों की पोजीशन जो है वो, पता नहीं बेचारा लफ्ज़ कहना अच्छा लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन इवन देन एक 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 ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आज बल्कि मैं देख रहा था, बल्कि उसी पे आपसे बात कर लेता हूँ। फ़रूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि आपने 75 साल कोशिश की हमें साथ मिलाने की, आप नहीं मिला सके, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते। क्योंकि आज कल मेरा ख्याल है एक इंसिडेंट हुआ है कश्मीर के अंदर, जिसमें 5 जो हैं वो मज़दूर और एक डॉक्टर जो है उनको मारा गया है। तो वो एक कोई टनल का प्रोजेक्ट था आई थिंक, जहाँ पे वो लगे हुए थे। मेरे साहब आप इसको कैसे देखते हैं कि ये देखें। वैसे मेरे हिसाब से भी बेचारे बलूच तो होस्टेज ही हैं, उनको भी बेचारा कहना ठीक नहीं होगा। बेचारा बड़ा अजीब सा शब्द है। फ्रीडम फाइटर्स हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। जैसे आप कहते हैं कि कश्मीर में जो लड़ रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो भाई वैसे ही जो बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। दोनों की एक ही डिमांड है कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, तो आप तस्लीम करिए फिर और उनको छोड़िए। और वहाँ भी तो अक्सर लोगों को मार दिया जाता है। भाई अभी हाल ही में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, 20-21 मजदूर मारे गए थे ना वहाँ पे बलूचिस्तान में, या कहीं और मारे गए थे, 20-21 मजदूर मारे गए, जिस पर बीएलए वालों ने कहा कि भैया हमने नहीं मारे। हाँ, एक और स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, वो जो 6 या 8 पंजाबी मजदूरों को मारा था उसके लिए बीएलए ने कहा था कि हाँ इनको हमने मारा था। तो कश्मीर को आप टारगेट करेंगे अपने नैरेटिव से, तो हम भी टारगेट करेंगे बलूचिस्तान को अपने नैरेटिव से, और उसी तराजू पर तोला जाएगा जैसे आप कश्मीर को तोलते हैं। हालांकि दोनों केस बिल्कुल अलग अलग है। कश्मीर पर भारत ने जाकर अटैक करके कब्जा नहीं किया, बलूचिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तानी फौज ने कब्जा किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया। ये फर्क है। तो कश्मीर की आजादी पाकिस्तान की तरफ से मांगी जाती है, कश्मीरी नहीं मांगते। वरना फारूक अब्दुल्ला तो तब के उनके बाप भी कह चुके होते, शेख अब्दुल्ला, कि हमें आजाद करो, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। लेकिन बलूचिस्तान में तो शुरू से ही आजादी की मांग चल रही है। वहां का बच्चा बच्चा कहता है कि खून के आखिरी कतरे तक हम आजादी की जंग लड़ेंगे। और बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान।
पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो फटाफट इंडिया का नाम आ जाता है, कश्मीर या इंडिया के अंदर कुछ होता है फटाफट पाकिस्तान का नाम आ जाता है। ये जो चीज़ है कि जिसमें फ़रूक अब्दुल्ला बोल पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ नहीं जाना चाहते, तो ये जो बात उन्होंने आज की है, ये इट मीन्स के पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि जी इंडिया पहले ही कंक्लूड कर लेता है, मतलब उनको उनको इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही कंक्लूजन पे पहुंचे हो गए हैं कि जनाब ये पाकिस्तान ने किया है। क्योंकि मेरा लश्कर इस्लाम के पता नहीं कौन सा एक ग्रुप है, वो कहते हैं जी कि ये हाफिज सईद की ऑफशूट है। हाउ डू यू सी दिस, ये जो स्टेटमेंट आज उन्होंने जारी की है एंड देन वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई है, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं मेरे साथ? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना कश्मीरियों के बारे में कि मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, बेचारे हैं, आस्टेजेस हैं, यरगमाल हैं, ये सब गलत है, टोटल इल्ज़ाम है और ये टोटली उनकी इंसल्ट करने वाली बात है। कश्मीरी उस नुक्ता नज़र से देखें तो पॉलिटिकली ये आया चीमा जी के गाल पर दंदनाता हुआ प्यार भरी थपकी हामिद भशानी की तरफ से, क्योंकि हामिद भशानी खुद कश्मीरी हैं। प्यार से उन्होंने चपत लगाई है, चपेड़ लगाई है, और चीमा साहब महसूस कर रहे होंगे कि अरे यार ये तो बात ही उल्टी पड़ गया यार, थप्पड़ जड़ गया यार। कश्मीरी उस नुक्ता नज़र से देखें तो पॉलिटिकली जो वो अपना लेवरेज, जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा है। बहुत सारे मामलात में वो वहाँ की प्रैक्टिकल जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसके अंदर उनके कंट्रीब्यूशंस हैं मुख्तलिफ सतह पे। इलेक्शन का जो सबसे बड़ा स्टेक होता है उससे लेके तो छोटी से छोटी जो है म्यूनसिपैलिटी तक उनका अपना एक से है। एक पंचायत का मेंबर भी उनकी मर्जी के बगैर वहाँ पे मुंतखब नहीं होता, जो होता है वो भाग जाता है। तो आप इस सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर कोई इन्फ्लुएंस रखते हैं ना, किसी तरीके से कोई एक्सरसाइज करते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी जो है वो इतनी बड़ी सीटें ले लेती है इतनी बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, तो उसकी वजह महज इत्फाक तो नहीं हो सकता ना। इलेक्शन आप एक बंदे ने भी कंटेस्ट नहीं किए इंटरनेशनली, किसी ऑब्जर्वर ने या किसी एनजीओ ने कि जी यहाँ पे धांधली हो गई, ये गलत हो गया बाज़ाहिर, लेकिन मुमकिन है कोई इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसीज में हो जाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया कि इस सीट पे ये धांधली हुई जी, जिस तरह आप बक्से खुलवा रहे हैं। देखें ना उसको इस तरीके से देखें, तो ये महज फतवा दे देना कि जी नहीं जी वो तो कश्मीर में जी वो बेबस हैं, मजबूर हैं, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? अगर वो सारे बेबस और मजबूर हैं जो हर 5 साल बाद जाके इक़्तिदार में बैठ के मज़े लूटते हैं, और वो भी बेबस और मजबूर हैं जो बाहर बैठ के भी तो पैसे लेके खाते हैं, वो भी बेबस और मजबूर हैं जो आपसे असला और फैसिलिटीज़ भी लेते हैं, तो फिर आज़ाद कौन है और है कौन? कश्मीर में है क्या? तो ये तो आपने एक ऐसे हवा खड़ा किया हुआ है, खाली जगह को पुर किया हुआ है लोगों को खुद ही उसमें डाल के कि ये मजबूरी की डेफिनेशन में है और ये मुख्तारी की डेफिनेशन में। ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जाके एक गवर्नमेंट फार्म की, अब उसके वो मुतालबे लेके आ गए। और ये बात जो उन्होंने की कि भाई आपने बहुत कोशिश कर ली, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते, इसको आप मानते क्यों नहीं? आपके दिल में शक किस चीज़ का है भाई? फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला को छोड़ें, लेट्स टॉक अबाउट शेख अब्दुल्ला, कि आप किस बुनियाद पे उस आदमी पे शक कर सकते हैं? बर्र सगीर की मोस्ट टावरिंग लीडरशिप जो है के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला आदमी जो है, गांधी, नेहरू, कायदे आज़म भी कह लें आप, खान अब्दुल गफ्फार खान कह लें, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। अपने अवाम को वो बाकायदा जो है वो एक तरीके से सैर अंगेज़ तरीके से अपने पीछे चलाता था। नहीं जी शेख के साथ कौन है? वो तो इंडिया का एजेंट है। इस तरह की जो मैं समझता हूँ ना कि इल्ज़ामात हैं जिनके पीछे ना कोई ब्रेन है, ना कोई थिंकिंग है, ना किसी तरह की कोई सोच है, ये तो बहुत ही लेमैन किस्म की वो गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स। उसके बाद भी उसने किसी न किसी तरीके से जो है वो जो लड़ाई लड़ने के बाद लोगों को यूनाइट करके तो आगे वो किधर लेके गया, जाके इंदिरा अब्दुल्ला गठजोड़ किया, हिंदुस्तान के साथ मिला, पाकिस्तान के साथ मिला, ये दूसरी बात है, लेकिन आखिर वक्त तक लोग उसकी कब्र पे खड़े रहे, आखिर वक्त तक उसको लोग लीडर मानते रहे।
और आज भी कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा अव्वल और आखिर लीडर जो है वो शेख अब्दुल्ला ही है। आप जो मर्जी कर लें, आप उसकी जो वो शख्सियत है और जो वर्क है उसको हटा नहीं सकते। अब आगे ये लोग आ गए उसके जो अनफॉर्चुनेटली बर्रे सगीर के अंदर आपकी जो मोरोसियत है और नस्ल दर नस्ल पॉलिटिक्स है उससे फ़ायदा उठा के, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा ले लिया। उसकी बुनियाद पे वो अपना शो कर रहे हैं वेट। और इस वक्त सच्ची बात यह है कि फील्ड में वही हैं, क्योंकि दोनों तरीकों से वो आए। आपने जो है वो 5 अगस्त 2019 वाला काम किया तो उन्होंने रेजिस्ट किया और बड़ी हद तक कामयाबी से रेजिस्ट किया, चूंकि रेजिस्टेंस में अब ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं ना, फांसी तो नहीं सारे चढ़ सकते। उसके बाद आप इलेक्शन में गए, आपने लड़े, जीत गए, तो अब आप किस किस खाते में उनको डालना चाहते हैं? वो इलेक्शन लड़के जीत जाएं फिर भी गद्दार, वो मजामत करें, मारे खाएं, किलू में जाएं, फिर भी गद्दार। तो सिर्फ आपके साथ नहीं मिलते तो मुहब्बे वतन नहीं। व्हाट द हेल इज दिस? कम अज कम किसी वक्त तो कोई सैनिटी प्रिवेल करे ना बर्र सगीर के अंदर, लोगों को लोग तस्लीम किया जाए और ये माना जाए कि उनकी अपनी कोई राय है। भाई साहब, ये इंडिया के हवाले से आप कह रहे हैं या पाकिस्तान के हवाले से? मैं चाहता हूं कि ये क्लैरिटी थोड़ी सी आज हो ही लोगों जाए को इसमें। लोग तस्लीम किया जाए ना, लोगों को लोग आप तस्लीम करेंगे तो फिर हमारे जहन में आएगा कि यार ये लोग सोचते भी हैं। खींच मिटाइए चीमा साहब, जो जड़ा है भसानी साहब ने, वो आप भी समझ गए, इसीलिए इतनी जोर से हंसे आपकी। यार अब क्या करूं मैं, चलो यार अब हंस ही लेता हूं, अपने आप पर ही हंस लेता हूं। उन्होंने कहा क्लियरली, भसानी साहब का कहना है कि कश्मीर ने अपना फैसला कर लिया है। शेख अब्दुल्ला कश्मीर का नेता था और शेख अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया था। वो शेख अब्दुल्ला भारत के साथ गया था, पाकिस्तान के साथ नहीं गया था। और शेख अब्दुल्ला के बेटे और उसका पोता, वो दोनों भी भारत के साथ ही रहेंगे, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान जाना होता तो उनके बाप जो है, फारूक अब्दुल्ला के बाप जो है शेख अब्दुल्ला, वो जा चुके होते। तो पाकिस्तानियों को ये भसानी साहब आईना दिखा रहे थे कि अबे तुम्हारे साथ बंदा नहीं है इसलिए वो गद्दार है, तो तुम्हारे साथ क्यों आएगा? वो अपनी कश्मीर के आवाम के साथ है, वो उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा, नहीं करेगा उनका मसला है, लीडर तो है वो, बंदे को तो मानो। लेकिन आप लोग कश्मीर के नाम पर, आप लोग तो खैर, आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। 77 साल बीत गए, कश्मीर 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 करते रहो। चलो मुद्दे पर आते हैं यार, जो मेन मुद्दा था चाइना और भारत। देखिए, चाइना को भी पता है कि अगर डेवलप होना है तो भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, भारत को भी पता है कि अगर डेवलप होना है तो आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ की लीडरशिप ने मैच्योर फैसला लिया है और बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया है। आगे फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा, यह हम सबको पता है, लेकिन तत्काल के लिए तो रिजॉल्व हो गया मामला। और आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखिए चाइना समझ गया है कि अगर हम भारत से भी दुश्मनी मोल ले लेते हैं, अमेरिका खिलाफ है, बाकी लोग खिलाफ हैं, भारत से भी अगर मैं फ्रंट खोल लूं तो फिर मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा, और कमजोरी दिख रही है। तो उसने कहा कि चलो भारत से तो पहले भी ऐसा वाला मामला नहीं था, तो भारत से अपनी चीजें रिजॉल्व करते हैं, बाद में देखी जाएगी। जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो सैंक्शंस लग रहे हैं, जैसे इकोनॉमी डाउन हो रही है, जैसे फैक्ट्रीज उसके यहां से उठ के जा रही हैं, भाई अभी आपके पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है, लेकिन वो खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे। आपकी जरूरतें तो हैं, आपकी इनकम घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इसको ऐसे सरल भाषा में समझिए। तो इससे क्या होगा कि आगे आने वाले 10 साल 15 साल में चाइना को प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अगर वो अभी से स्टेप नहीं उठाएगा उसको ईज डाउन करने के लिए, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और फिर कंट्रोल खत्म हो जाएगा सारा सीसीपी का। तो इसलिए उन्होंने, मैं एक तरह से कहूंगा कि अकलमंदी करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है यार, हम 2020 वाली बात मान लेते हैं भारत की और उसी पर रहते हैं। पहले भी आ रहे हैं यार, 60-65 साल से उसी पर हम बने हुए हैं, 70 साल से, आगे कुछ साल और बने रहेंगे, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको ठीक की जाए। तो इन्होंने एक तरह से अकलमंदी का काम किया कि भारत से रिजॉल्व कर लिया मामला, और बातचीत के जरिए, क्योंकि वो भी समझ गए 4 साल हमारी मिरर डिप्लॉयमेंट रही ना, तो वो भी समझ गए कि गुरु लड़ाई लड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी।
तो झुकना पड़ा चाइना को। तो ये है भारत की पावर नई, और ये है नया भारत। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। तो सबसे पहली बात ये है, जो मेन टॉपिक था वही था कश्मीर वर्सेस बलूचिस्तान। मतलब जो अहमद बशानी ने, मतलब जब चीमा जी ने बात की ना कि हॉस्टेजेस हैं, बेबस हैं, यरगमाल हैं, इस तरह का, तो अहमद बशानी ने बड़े प्यार से उनको जवाब दिया, जिस पर लोग सभी बड़ा खुश हुए। असल मेन मुद्दा यही था जिस पर वो टाइटल था अहमद बशानी ने इंसल्ट किया। तो मैंने कहा कौन किस तरह के ये बेबस हैं इंडियन कश्मीरी, वो 5 साल जाकर उधर मज़े भी ले रहे हैं, उधर वो सारी सहूलतें भी इंजॉय कर रहे हैं। वो किस तरह के हॉस्टेजेस हैं जिनको वोट करने का हक है, वो किस तरह के हॉस्टेजेस हैं जो दुनिया की बेहतरीन जो है मतलब कि फैसिलिटीज़ जो हैं, जो एक डेवलप्ड कंट्री में होती है उस तरह की फैसिलिटीज उनको मिलने जा रही है, कुछ एरिया तक पहुँच गई जिसमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी है। इन वो किस तरह के हॉस्टेजेस हैं या बेबस हैं कि तमाम जिस तरह इंडिया के दूसरे लोग अपनी फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं, ये कश्मीरी भी इंजॉय कर रहे हैं। तो उस पर फिर बड़ा कहका लगाया था अपना चीमा जी ने भी। चीमा जी को समझ आ गया कि बशानी साहब क्या कर रहे हैं। तो यही बात सच है, ग्राउंड पर बात करनी चाहिए, पर ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करनी चाहिए कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ असल में है क्या। हमारी असल ग्राउंड रियलिटीज़ यही है ना कि भाई इंडिया के अंदर जो कश्मीर है उनका आप बजट चेक कर ले। अभी का तो मुझे नहीं पता, मैं आई थिंक पिछले साल अभी चल रहा है, शायद अभी सेंट्रल मुझे नहीं पता, $14 बिलियन था। अब दोबारा इंडिया का बजट अनाउंस हुआ है, मुझे लगता है अभी 2025 में हुआ, 24 में हुआ, नहीं कोई कन्फर्म नहीं है। तो पाकिस्तान का तो हो गया, तो इसलिए मुझे उसकी कन्फर्मेशन है कि उसमें जो है कश्मीर का कितना बजट रखा गया अलग, स्पेशल बजट दिया गया। तो $14 बिलियन वो बजट है जो कि पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज $8 बिलियन है, ठीक है ना। $8 बिलियन में से चेक कर लें कि $14 बिलियन सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को दिया गया। डिफेंस का जो कहते हैं पाकिस्तान आर्मी का जो है वो बजट वो तकरीबन 8 बिलियन है। पता मुझे नहीं था कितना 8 बिलियन है, तो ये ज़्यादा होगा पाकिस्तान का टोटल जो है ना बजट, वो ज़्यादा इससे होगा। अकेला जो 8 बिलियन है वो तो अकेला डिफेंस का। मैंने बेल आउट पैकेज की बात की जो हमें IMF से मिलना है। अच्छा, वो दूसरा ही वो 7 बिलियन है कि 8 बिलियन है? हाँ वो भी तो 3 सालों में मिलना, इकट्ठा नहीं मिलना। अगर हमें इकट्ठा 8 बिलियन साथ मिल जाए तो हम तो बंगड़े डाले। और कश्मीरियों को 14 बिलियन मिला है। 14 बिलियन सारा लगना नहीं है, जारी बात है, करप्शन इंडिया में भी है। 14 में से 8-10 ही लगना है, बस करप्शन, लोग उधर भी बहुत करप्ट हैं, करप्शन के जरिए खा पी जाएंगे। तो ज़्यादातर करप्शन की उधर भी बहुत होती है, इसमें दो राय नहीं है, ये भी बात ज़हन रखना। अगर पूरी जितनी ताकत गवर्नमेंट पीछे से देती है बजट, अगर वो पूरा लगता है तो सारी कंट्री खुशहाल हो। 27 फरवरी को इंडिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय की थी, जो ज़्यादा मिकदार में, अपना सॉरी मिकदार कह रहा हूँ, ज़्यादा तादाद में वो कश्मीर में 27 अक्टूबर को, सॉरी 27 अक्टूबर को। तो आज इस बात को कह लें कि काफ़ी 4-5 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो चुका है। तो डेवलपमेंट की बात करें तो उसने 370 हटाया, फिर 90 लगाया, फिर उसको हटाया, उसकी जो कह लें कि हैसियत थी वो ख़त्म कर दी और उसको इंडिया में अपनी तरफ से शामिल कर लिया अपनी लिहाज से, और वहाँ पर डेवलपमेंट भी करवाई, डेवलपमेंट वाकई करवाई है, इसमें बात में कोई शक नहीं है। आज भी आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें ना तो लाख शिकवे हैं उनको आज़ादी के लिहाज से इंडियन गवर्नमेंट से कश्मीरियों को। मैं आज़ादी जो कश्मीरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिया साइड पे कश्मीर है उसकी बात कर रहा हूँ। कौन सी आज़ादी? मतलब कि उनको काफ़ी शिकवे हैं मजहबी लिहाज से भी, आज़ादी के लिहाज से भी, कि हमें पूरे जो है ना हकूक वो इधर नहीं दिए जाते। सबसे बड़ा जो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने कह लें कि स्टेप उठाया था ना, वो यही था कि उसकी हैसियत को ख़त्म करके वहाँ पर वोटिंग की बात आई है ना, इस बात को देखो यहाँ पर कितनी बड़ी सियासत खेली गई, इंडिया ने खेली है।
वहां पर पहले कोई मतलब कोई भी जो इंडिया का बंदा था वो वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता। अब वहां पर हिंदू जो हैं वो जमीन खरीदेंगे, हिंदुओं की तादाद बढ़ेगी, हिंदुओं के वोट बढ़ेंगे, जिसकी मेजोरिटी होगी, जिसके वोट ज्यादा होंगे बात को, उस अक्सरियत को मानना जाएगा। तो ये पूरी पूरी एक उन्होंने सियासत चली और वहाँ पर लोग जो हैं वो इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज से जा रहे हैं कश्मीर में, और वहाँ पर कह लें कि वोट उनके बढ़ रहे हैं हिंदुओं के, और मुस्लिम की कह लें कि मुस्लिम वहाँ पर कम हो रहे हैं, मतलब कि हिंदू बढ़ रहे हैं ना इस वजह से, तो वोट बढ़ेंगे और जिनके वोट ज़्यादा होंगे मेजोरिटी में जो कह लें कि होंगे उनकी बात मानी जाएगी। और जहाँ तक बात रही दूसरी अपना डेवलपमेंट की, तो वो G20 जो समिट उन्होंने करवाना था मेन दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने तो यहाँ पर बड़ा अमन अमान जो है ना वो कायम कर दिया है, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, बेहतर हो गया है। दुनिया को दिखाने के लिए बिल्कुल दुनिया मुझे को अमन नहीं है। नहीं, अमन है सही। देखें अमन के ये है कि वहां पर लोगों को यहाँ तो लोगों या के तो अमन आवाज खत्म हो मानो जाएंगे, नहीं है या मानो है। मतलब कि मैं अब मुकम्मल आपको नहीं है, मुकम्मल मैं अमन अब नहीं है। आपको गोरों की वीडियो दिखाऊंगा, व्लॉग्स दिखाऊंगा जिन्हें कश्मीर की यार कहाँ पर जाते हो, ये बात आप देख दी राज शर्मा जो चैनल है आप उसकी वीडियो देख लो, एक बाबा जी हैं उस पर किसने बम नहीं, उधर तो वो अपनी बात ही रखते हैं ना कि ये जी उधर क्या कह रहे हैं, मतलब बम धमाके हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो सरासर एक प्रोपोगंडा वो कर रही है, और इसकी खास बात यही है कि उनकी वजह के वहां पर मोदी जीत नहीं पाया। जब शुएब भाई कश्मीर में गए थे हमारे यार हमारे तो मेरी बात सुनो, मेरी हमारी बात- तो बात ही ना करो, हम तो हैं ही लुटे हुए, हमारे पंजाब को मेरी कहते हैं ना बात कि पंजाब सुनिए। बलूचिस्तान का हक खा रहा है, पंजाब में तो लोगों को उठाया जाता है, बात सुन ले पहले, तपड़ तपड़ बाद में कंपेयर करना बनते ही नहीं इधर। तपड़ तपड़ बाद में करना। कौन सा ऐसा कंट्री है जिस कंट्री के अंदर पूरी गवर्नमेंट के साथ 100% लोग मुतमिन हैं? कोई एक कंट्री चैलेंज है मेरा चैलेंज है तुम्हें और तुम्हारे जितने भी पाकिस्तानी सबको, कोई एक कंट्री मुझे ऐसी दिखा दो जिसके अंदर रहने वाले 10 लाख बंदे भी हैं, 1 लाख बंदा भी कंट्री में है, उस कंट्री के 1 लाख का 1 लाख उसके जो सरदार है, उसका जो हुक्मरान उसके साथ बिल्कुल सही है। एक दिखा दो, कोई एक स्टेट दिखा दो, कोई एक गांव दिखा दो, एक गांव दिखा दो, गांव की जगह 3-4 हज़ार आबादी होगी, एक गांव को ऐसा दिखा दो जो पूरे का पूरा ये गवाही दे दे कि यार ये गवर्नमेंट ठीक है। चले एक घर दिखा दो जिस घर के अंदर 5-10 फर्जी होते हैं, एक घर दिखा दो जो गवर्नमेंट के साथ, किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट ले लो, वो सारे कहेंगे भाई ये गवर्नमेंट ठीक है। हर घर के अंदर इख्तिलाफ राय है। इंडिया के अंदर अगर 50-60% मोदी साहब को पसंद करते हैं ना, वोट देने वाले वोटर्स हैं उनके, तो उसके 40 या 45% जो उसके बरक्स भी होंगे। और इस चीज़ को ये बुनियाद बना लेना, देखो जी ये तो मोदी साहब ऊपर ये बोल रहे हैं, तो क्या कौन सा कंट्री है मुझे दिखा दो जिसमें उसके जो सरदार है, हुक्मरान है, PM है या सदर है, USA ले लो, चाइना ले लो, कोई कंट्री बड़े से बड़ा छोटे से छोटा रख कर ले लो जहाँ इख्तिलाफ राय नहीं है। इख्तिलाफ के बगैर तो निज़ाम नहीं ना चल पाएगा। वो जो तुम अंकल की बात करें वो इख्तिलाफ राय, वो कह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट हमें नहीं सही सपोर्ट कर, और उसकी बुनियाद ये बना देना कि तो सारा कुछ ही खराब हो गया, ये बिल्कुल गलत है। और ये भी कहना कि उधर सारा कुछ ही ठीक हो गया, इंडिया ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी बना दी तो सारा कुछ ही ठीक हो गया, ये भी ठीक नहीं है। उधर आज भी इन्फ्लेशन है, उधर आज भी बेरोजगारी है, उधर आज भी बम धमाके हो रहे हैं कई कई जगहों पर। मैं ये नहीं कह रहा उधर 100% ठीक हो गया, ये चीज़ें होती हैं, ना कहीं कोई कुछ 100% ठीक है और ना ही कहीं 100% ख़राब है। ये इख्तिलाफ राय चलती रहनी है, ये क़यामत अज़ल से लेकर अब तक चलनी है। कोई किसी से 100% खुश नहीं हो सकता और ना ही कोई किसी को 100% खुश कर सकता है। तो जहाँ तक कह लें कि जो कश्मीर ये तुम्हारे उस सवाल का जवाब था जो इतनी मैंने तमीद मांग दी है। नहीं, इख्तलाफ तो देखें कि हर जगह पर चलता है, लेकिन कश्मीर की बात करें ना तो कश्मीर की मैं इसलिए कर रहा हूँ, कश्मीर को कह रहा हूँ कि $14 बिलियन का जो है ना वो बजट देते हैं। तो और मैंने एक बात की है कि वहाँ पर जो है ना उसकी अपनी एक हैसियत कश्मीर की ख़त्म करके कश्मीर में उन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया, इंडिया का हिस्सा बना चले लिया। बाकी अब बात है चाइना और इंडिया पर भी बात आई जो शुरू वीडियो में था, और भी बड़े पॉइंट्स होते हैं यार, असल में एक ही पॉइंट पर सही तरीके से बात कर लीजिए। काफ़ी चाइना ला रहा पाकिस्तान को ब्रिक्स में, रशिया भी ला रहा है,
तो लोग सर कह रहे थे कि हो सकता है चाइना जब पाकिस्तान को ब्रिक्स मिला रहा है, पाकिस्तान इंडिया ने विरोध नहीं किया होगा, लेकिन इंडिया ने वो कहा होगा, वो जो बॉर्डर पर है ना, क्योंकि चाइनीज जो फोर्सेज हैं वो पीछे हटी हैं। तो अच्छी बात है, बफर एरिया से पीछे हटनी चाहिए। मतलब बनाया गया एक बफर एरिया भी, इसमें आपने नहीं आना, ना इंडियन आर्मी ने आना है, ना ही चाइनीज़ आर्मी ने आना है। वो कुछ एरिया है इंडियन बॉर्डर, इंडिया और चाइना का बॉर्डर के दरमियान, तो वो वहाँ से पीछे हट गए। अच्छी बात है, लड़ाई किसी भी मसले का। और चाइना झुकेगा इंडिया की तरफ ज़्यादा, क्योंकि चाइना भी अब खींचेगा रशिया अब इंडिया को अपनी साइड पे, इंडिया को यूएसए भी खींचेगा अपनी साइड पे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट बड़ा है। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को चाहिए, इंडिया वो बात है कि पैसा दे फेंक और तमाशा दे, यूएसए ये करेगा। यूएसए कोई कुछ नहीं करता, यूएसए सिर्फ मेला देखने वाला है, तमाशा देखने वाला है। वो तो इंडिया का है ही, मतलब कि जो उसने मतलब की जो फ्रेंडशिप इंडिया के साथ की है ना, सिर्फ इसको चाइना को काउंटर करने के लिए उसने जो है ना की, क्योंकि उसको पता है कि इनकी भी पहले वार हो चुकी है, तो क्यों ना इससे जो है ना सैंक्शंस क्यों नहीं लगाता। इंडिया उनकी कह रहे हैं कि खिलाफ वर्जी भी करता है, तेल भी खरीदता है रूस से या ईरान से, तो इसको बात को देखो कि वो इसी वजह से कि वो अपनी तरफ से इनको दिखा रहा है कि मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ इस खिते में काउंटर करे चाइना को, इस वजह से। और ये आपस में एक बड़ा इकोनॉमी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं दोनों कंट्री, और आपस में क्या है कि लड़ के जो है वो मर जाए इधर। वो बड़ा एक चालाक, मतलब कि जो उसका माइंड है ना, ऐसा तो नहीं वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा, किसी वजह से कर रहा है। चलें, खैर मिलते हैं वीडियो बनाने के साथ। गॉड ब्लेस यू।